Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 11th. हम पढ़ रहे थे हॉर्नबिल बुक का। हॉर्नबिल जो हमारी टेक्स्ट बुक है, मेन कोर टेक्स्ट बुक इंग्लिश की, उसका चैप्टर पढ़े थे। आई थिंक चैप्टर नंबर इट्स 4, द लैंडस्केप ऑफ द सोल। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिफरेंसेस या कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न पेंटिंग एंड ईस्टर्न पेंटिंग, खास करके चाइनीज़ पेंटिंग। तो वेस्टर्न पेंटिंग जो है वो, उसके लिए राइटर कहता है कि राइटर बता रहे हैं कि वेस्टर्न पेंटिंग जो है वो एक रियलिज्म, एक रियलिटी की कॉपी है, ठीक है, जिसमें रियलिटी को ऐसे कॉपी किया जाता है कि हूबहू जो है वो दिखने लग जाता है। और उसमें जो है वो जो पेंटर है उसी की नज़र से आप देख सकते हो, यानी आपको पेंटर की जो नज़रें हैं वो उधार लेनी है, उसकी आंखें, और फिर उसके बाद क्या करना है कि फिर उस पेंटिंग को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो ऐसी नहीं है। चाइनीज़ पेंटिंग में आप जो है जैसे चाहो आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो। चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो क्या करता है, चाइनीज़ पेंटिंग में क्या होता है कि पेंटर चाहता है कि आप उसके माइंड में घुस जाओ, आप उसकी आंखें ना लो बल्कि उसके आंख में घुस जाओ। लैंडस्केप, ये जो चाइनीज़ पेंटिंग में है, ये एक स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस, ठीक है। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 36 है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज Shan Shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. कहते हैं ये जो कंसेप्ट है, ये जो भी हमने बात की अभी कंसेप्चुअल स्पेस की, इसको एक्सप्रेस किया जाता है चाइनीज़ में एज वर्ड शेनशुई का इस्तेमाल करके। और शेनशुई का जो लिटरल मीनिंग है वो है माउंटेन वाटर, यानी पहाड़ का पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और जब हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे यूज़ करते हैं, माउंटेन और वाटर को, तो ये बनता है लैंडस्केप। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. ये खाली दो एलिमेंट नहीं है एक इमेज के, बल्कि ये साथ ही साथ दो कंप्लीमेंट्री पोल्स हैं। ये दो पोल्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि डाओइस्ट जो हैं वो कैसे देखते हैं यूनिवर्स को। यानी जो डाओ हैं, जो डाओ के मानने वाले जो हैं, जो हमने अभी पेंटर पढ़ा जिनका नाम डाओ था, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स और उनकी जो थ्योरी है, उस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स को कैसे देखा जाता है ये वो बताता है। द माउंटेन इज़ यांग रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन। माउंटेन जो है वो यांग है, उसको यांग कहा जाता है, जो कि सीधा हेवन की तरफ जाती है, यानी ऊपर आसमान की तरफ, हेवन की तरफ, जन्नत की तरफ। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो स्टेबल है, वार्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूरज के नीचे सूखी हुई, यानी सूरज की रोशनी पड़ती है उस पर। वाइल द वाटर इज़ यिन, और इसके बजाय जो पानी है वो क्या है, यिन। यिन का नाम दिया है उसको, जो कि हॉरिजॉन्टल है, यानी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी सरफेस पे चल रहा है। एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड है, यानी वो मूव कर रहा है एज लिक्विड। मॉइस्ट है, यानी गीला, और कूल यानी ठंडा। और दूसरा क्या था, वो वार्म था और स्टेबल था। वो रुका हुआ है, ये रुका हुआ नहीं। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universe energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. कि इन दोनों का इंटरेक्शन, यिन का, यिन जो कि एक रिसेप्टिव है यानी रिसीव करने वाला, फेमिनिन एस्पेक्ट है इसके अंदर, यानी जनाना जो है वो एस्पेक्ट है उसके अंदर वो, और ये यूनिवर्सल एनर्जी का एस्पेक्ट है, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी का ये फेमिनिन जो है एस्पेक्ट है।
और इसका जो काउंटर पार्ट है यानी जो इसका जो बिल्कुल अपोजिट है वो है यांग, जो कि एक्टिव है यानी बिल्कुल हरकत में है। मैस्कुलिन यानी वो हरकत नहीं, मतलब फ्लूइड की तरह हरकत नहीं, मतलब एक्टिव है अपने अंदर ही। साथ ही साथ मैस्कुलिन है यानी मर्दाना है। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। इन दोनों का रिएक्शन जो है ये ही डाओइज्म का फंडामेंटल है, ये ही डाओइज्म का बेस है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place. एक और स्पेस है जो कि अक्सर जो है वो लोग भूल जाते हैं और जिसको हम लोग ओवरलुक कर देते हैं यानी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो है एक थर्ड एलिमेंट, वो तीसरा एलिमेंट है जो कि एक मिडल है, मिडल वॉइड। एक मिडल स्पेस है, मिडल खला है, वॉइड यानी खला, खला है जहाँ पे इन दोनों की इंटरेक्शन होती है। This can be compared with the yogic practice of pranayama. इन सब चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? जो योगिक प्रैक्टिस है यानी योगियों की प्रैक्टिस है, योगा की जो प्रैक्टिस है, जिसमें एक प्रैक्टिस है जिसका नाम है प्राणायामा, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। प्राणायामा क्या होता है? सांस लो, सांस लेके अंदर जो है वो होल्ड करके रखो और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज वाइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। और यही सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ यानी वो टाइम और वो मोमेंट जहाँ पे हम सांस ना ले रहे होते हैं और ना ही छोड़ रहे होते हैं, यानी हमने सांस ली और हमने रोक ली, अब हम ना सांस ले रहे हैं ना सांस छोड़ रहे हैं, ये एक मिडल वॉइड है। तो जैसे यहाँ पे एक मिडल वॉइड है जहाँ पे मेडिटेशन होती है, इसी तरीके से डाओइज्म का जो ये फंडामेंटल है वहाँ पे भी एक मिडल वॉइड है जहाँ पे इंटरेक्शन होती है यिन की और यैन की। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल। मिडल वॉइड जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। इसीलिए जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है यानी एक ऐसी मतलब मान लो एक ऐसा पेपर, एक ऐसा लैंडस्केप, ऐसी दीवार जिस पे अभी कुछ भी पेंट ना हुआ हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है चाइनीज़ लैंडस्केप में। क्योंकि अब हमने इसमें कहानी में भी पढ़ा ना कि जब वो पेंटर जो है वो केव के अंदर घुसता है तो वो गायब हो जाती है पेंटिंग। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। यहाँ पे ही ऐसा होता है कि इंसान को जो है अपना एक फंडामेंटल रोल मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स। और ये बन जाता है कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बिटवीन द टू पोल्स, बिटवीन जो पोल्स हैं दो, किसके? बिटवीन द पोल्स ऑफ यूनिवर्स। दोनों पोल्स जो हैं यूनिवर्स के, उनके बीच में एक ज़रिया है कम्युनिकेशन, ज़रिया है मतलब गुफ्तगू, ज़रिया है वार्तालाप जो है वो बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज़ एसेंशियल। इंसान की प्रेजेंस जो है वो, इंसान का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इफ़ इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे वो किसी ने सजेस्ट ही की हो, चाहे वो लगता हो कि खाली सजेस्टेड ही है। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. Far from being lost यानी गायब होने से बहुत परे और दूर, और oppressed by the lofty peaks, या फिर lofty peaks यानी ये जो लॉफ्टी पीक यानी ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं, उनसे ओप्रेस होने के बजाय उनसे दूर है, इन दोनों चीज़ों से, लॉस्ट होने से भी और ओप्रेस होने से भी। ये फ्रैंकियोस चैंग्स की जो है ज़ुबान में क्या है? द आई ऑफ द लैंडस्केप। इंसान क्या है? आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप को देखने वाली आई। अभी कहाँ से लिया है? एक्सकर्प्ट, क्या है ये? एक्सर्प्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड, इसमें थोड़ी एडिटिंग भी की हुई है। Getting inside outsider art. When French painter Jean Dubuffy mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest.
कहते हैं कि जब फ्रेंच पेंटर जिनका नाम जीन ड्यूबुफे था, उन्होंने जब एक नया कंसेप्ट वो निकाला जिसका नाम था आर्ट ब्रूट 1940 के दशक में, 1940 के टाइम पे, तो तब जो है ये एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, यानी इसमें किसी ने खास इंटरेस्ट नहीं लिया. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट व्हील्ड बिगिनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम. आर्ट ब्रूट का मतलब क्या हुआ? आर्ट ब्रूट का मतलब हो गया आउटसाइडर्स आर्ट, यानी बाहर वाले की आर्ट. ठीक. अब और आस्ता आस्ता जो है इसकी शुरुआत होते होते ये जो आउटसाइडर आर्ट है हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. ये बहुत तेज़ी से जो चलने वाला कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाले कंसेप्ट में से एक है इंटरनेशनली. दिस जॉनर is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. ये जनर क्या है? ये एक ऐसा जनर है, इसको ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो लोग, वो आर्टिस्ट जिन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, यानी अगर कोई पेंटर कोई पेंटिंग कर रहा है लेकिन उसने पेंटिंग की जो है वो ट्रेनिंग नहीं ली है, वो ऐसे ही कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आउटसाइडर्स आर्ट. और इसमें क्या होता है, इनके नो राइट, यानी लोगों के हिसाब से इनका कोई भी राइट नहीं है, मतलब आर्ट को जो है वो आर्ट करने का, या आर्ट का काम करने का कोई राइट नहीं है. येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. तब भी इनमें टैलेंट है और आर्टिस्टिक इंसाइट है. जैसे कि हमने वो कहानी पढ़ी थी, एक ब्लैक स्मिथ था जिसको एक पेंटर की बेटी से जो है वो शादी करनी थी, तो पेंटर ने नहीं माना, तो कि ये लोहार को नहीं देता, मैं ब्लैक स्मिथ को मैं शादी में नहीं दूंगा अपनी बेटी. तो उसने जाके क्या किया कि उसकी पेंटिंग पे ऐसी जो है फ्लाई यानी मक्खी बनाई कि पेंटर को, हालांकि पेंटर क्या कमाल चीज़ होती, पेंटर को लगा कि सच में वही है. तो वैसे ही जो आर्ट होता, ऐसी ही आर्ट को बोलते हैं आउटसाइडर्स आर्ट. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. इनके जो वर्क्स हैं ये कंट्रास्ट है बहुत सारी मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स के साथ. यानी जब हम कंपेयर करें इनकी आर्ट को और मेन स्ट्रीम आर्ट, यानी मेन जो ट्रेंड पेंटर्स वगैरह उनकी आर्ट को करते हैं, तो काफ़ी कंपैरिजन मिलता है और बड़े ही हम हैरान भी होते हैं. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. इसी टाइम के आसपास जब ड्यूबुफे जो है वो एक अपना ये आइडिया जो है वो तैयार कर रहे थे और इन्होंने ये आइडिया अपना लोगों के सामने लाया, इंडिया में एक ऐसा जीनियस था जो कि पैराडाइज क्रिएट कर रहा था, यानी जन्नत क्रिएट कर रहा था. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as a rock garden at Chandigarh. उन्होंने काम अपना स्टार्ट किया कि उन्होंने जंगल में थोड़ा सा जंगल जो है वो थोड़ा सा जगह काटी ताकि वहाँ पे गार्डन बना सकें, और गार्डन में उन्होंने क्या किया कि स्टोन के जो हैं वो क्या किए, स्टोन के वो कर लिए पुतले शुतले वो जो हैं वो बनाए स्कल्पचर्ड. और स्कल्पचर्ड का मतलब हो गया जो है मतलब छेनी वगैरह थोड़ी सी लेकर बनाए, और साथ ही साथ रिसाइकल्ड मटेरियल का जो है इस्तेमाल इन्होंने किया. इस जगह को आज जो है पूरी दुनिया जानती है एज रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन, ये आप देख सकते हो रॉक गार्डन चंडीगढ़. ये देखो यहाँ पे ये पुतले बनाए हुए ना, पुतले जो है इनके ऊपर क्या, इन पर टूटी हुई टाइल्स वगैरह जो लोग फेंक देते हैं, ठीक है, उन मटेरियल्स का इन्होंने ये क्या बनाए हैं, ये पुतले बनाए हैं. ये देखो ये बनाने वाले कौन है, नेक चंद, ठीक है. लेफ्ट साइड में ये इन्होंने स्टोन्स का इस्तेमाल किया है, बीच में शायद प्लास्टिक का भी, ये सेंटर में घोड़ा बनाया हुआ है, इसमें भी जो टूटे फूटे कांच वगैरह उनका इस्तेमाल, टाइल का इस्तेमाल, ठीक है. तो ये सारा है रॉक
गार्डन, ठीक है, रॉक गार्डन। ये देखो आप जोर से, या ये देख लो आप, ये ठीक है। Its 80-year-old creator, director Nek Chand, is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. इनके इनको बनाने वाले कौन हैं? इस रॉक गार्डन को बनाने वाले हैं 80 साल के नेक चंद, जो इसके क्रिएटर भी, बनाने वाले भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। कैसे बनाना है वो भी ये बताते हैं। और ये इंडिया के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं टू आउटसाइड आर्ट, यानी आर्ट ब्रूट, यानी आउटसाइडर आर्ट के जॉनर में ये इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। इंडिया में इस फील्ड में इनसे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। अच्छा, The 50th issue, Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture, Women by the Waterfall, on its anniversary issues cover. 2005 की स्प्रिंग में, जो है सीज़न में, एक मैगज़ीन जिसका नाम रॉ विजन था, जो कि यूके बेस्ड यानी यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक मैगज़ीन है और जो कि पॉइनियर है आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस में, यानी सबसे पहली मैगज़ीन है जो आउटसाइडर आर्ट को जो है वो पब्लिश करती है। उसमें नेक चंद के ये जो रॉ गार्डन है, ये जो है उसकी कवर इशू के कवर पे था, यानी जो उसका मैगज़ीन का जो कवर पेज था उस पर इसका फ़ोटो था। और वो जो एक जो पिक्चर जो है वो लगाई हुई थी उस पर, उसका नाम था वीमेन बाय द वाटरफॉल। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influences। ये जो आर्ट ब्रूट है या रॉ आर्ट है, ये बेसिकली वो काम है जो कि रॉ हैं, कच्चे हैं अपने उस पूरे रिगार्ड में, और निस्बत के दूसरे जो मेन आर्ट है उसके मुकाबले ये कच्चे हैं, लेकिन अपने में ही ये मुख्तलिफ है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to dizzying heights. कोई भी चीज़ जो है, कोई भी मटेरियल जो है वो आर्ट के लिए काम कर सकता है, यानी को हम इस आर्ट में कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, चाहे वो टूटी हुई सिंक हो, टूटा हुआ टीन हो, या ब्रोकन डाउन कार यानी पुरानी कार हो, वो भी हम इसमें ले सकते हैं। और इसी काम को नेक चंद ने जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. European expositions या एक्सपो जिसको बोलते हैं, of his works। कहते हैं कि इनकी आर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए और इनकी आर्ट को क्या समझते हुए, इन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक, इस चीज़ को मानते हुए कि एक अकेला इंसान, एक सिंगल इंसान क्या कुछ कर सकता है, ये जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने क्या किया, इनको ऑनर जो है वो किया है। और ऑनर कैसे किया है, इनके वर्क्स की यूरोपियन एक्सपो लगाई, यानी यूरोप में इनकी एक्सपोजिशन लगाई। एक्सपोजिशन में क्या होता है, एग्जिबिट करते हैं, यानी इनके जो वर्क्स होते हैं वो लोगों को दिखाए जाते हैं, किसी भी आर्टिस्ट के। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेक चंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट द म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। ये 5 महीने का जो पूरा प्रोग्राम रहेगा, जिसका नाम रहेगा रियल्म ऑफ नेक चंद। ये कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अब ये 2005 में लिखा गया, इसका मतलब उस टाइम स्टार्ट होना था 2005 अक्टूबर में। और इसमें जो है बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में, और वो म्यूज़ियम्स कहाँ होंगे, स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, इटली में, हर जगह होंगे, और वहाँ पे इनका काम को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक चंद सेज। नेक चंद के हिसाब से वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
कि जब लोग जो है गार्डन में आके मेरे जो है क्रिएशन को देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद यूरोपियन व्यू विद एग्जांपल्स। कंट्रास्ट करो यानी दोनों में कंपैरिजन करो, चाइनीज़ आर्ट में भी और वेस्टर्न में भी या यूरोपियन में भी। चाइनीज़ में हमने देख लिया कि उसमें पेंटर चाहता है कि आप उसका माइंड जो है उधार लो, उसके माइंड में घुसो और उसके अपने हिसाब से जो है वो देखो उस पेंटिंग को, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो लैंडस्केप्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो करती है। चाइनीज़ पेंटिंग में कंसेप्ट और स्पिरिट यानी स्पिरिचुअलिटी, इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि यूरोपियन में रियलिटी, रियलिज्म और उसकी कॉपी, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। और यूरोपियन यानी वेस्टर्न पेंटिंग में पेंटर चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लो और उसके व्यू पॉइंट से चीज़ को देखो। सेकंड है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेंशुई। शेंशुई जो है हमने अभी पढ़ा, शेंशुई जो है वो क्या है, कंसेप्चुअल स्पेस है। वो कंसेप्चुअल स्पेस जो कि चाइनीज़ पेंटिंग में आर्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, और इसका बेसिकली मीनिंग जो है वो लिटरल मीनिंग है वाटर माउंटेन। और वाटर जो है वो क्या है, यिन है, और माउंटेन जो है वो यांग है। इन दोनों में आपस में इंट्रैक्शन होता है मिडल वर्ड में, और फिर जो है ये हमें दिखता है कि डाओइज्म कैसे देखता है यूनिवर्स को। Second, first, what do you understand by the terms outsider art and art brut or raw art? आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट से आपका क्या मतलब है? आउटसाइडर आर्ट का मतलब हो गया कि वो आर्ट जो कि आउटसाइडर्स ने बनाई हो, यानी वो आर्टिस्ट, वो पेंटर्स, वो म्यूजिशियंस जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो और फिर वो कोई आर्टिस्टिक काम करें, वो आउटसाइडर आर्ट। आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का मतलब भी लगभग यही है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कच्ची आर्ट होती है, यानी कच्ची कला होती है, ठीक है, और इसमें किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। सेकंड, हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? ये किस जीनियस के बारे में बात हो रही थी जो अनट्यूटर्ड है, यानी उसने किसी से सीखा नहीं है? वो है हमारा नेक चंद साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ये आर्ट फॉर्म किसी से सीखे नहीं, उनकी खुद की ही एक इन्वेंशन है, और उन्होंने क्या किया, एक जन्नत जो है वो बना दी, किसकी, इन रिसाइकल्ड मटेरियल्स की। और कंट्रीब्यूशन ये है कि इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं ये आउटसाइडर आर्ट में। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4। जो नीचे की दी गई स्टेटमेंट्स हैं इनको 4 के ग्रुप में डिस्कस करो। पहली, द एम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद हिम। अच्छा, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? इसमें हमने वही कहानी डिस्कस करनी चाइनीज़ पेंटर की। उसमें कहते हैं कि वो ज़मीनी या फिज़िकल लैंड पे तो जो है वो अपना हुकूमत कर सकता है बादशाह, लेकिन उसके अंदर के रास्ते, उसके अंदर की सच्चाइयाँ, उसके अंदर के कंसेप्ट्स वो सिर्फ पेंटर ही समझता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। लैंडस्केप जो चाइनीज़ पेंटिंग में है वो इनर वन है, यानी अंदरूनी जो हमारा बातिन है उससे जो है वो लिंक्ड करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल है यानी रूहानी है, और कंसेप्चुअल स्पेस है, ठीक है। ये हमने पहले अभी कर लिया है यिन यांग वाले में। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ यिन एंड यांग इन अदर कल्चर्स। यिन एंड यांग, क्योंकि ये तो चाइनीज़ में बोलते हैं इसको, इसी के मुतरादिफ जो है, या इसी के मुतरादिफ ही नहीं, इसी के जैसे जो कंसेप्ट हैं वो दूसरे कल्चर्स में भी ढूंढो। व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स? फ्लैंडर्स के अंदर कौन सी ज़ुबान जो है वो बोली जाती है? आई थिंक फ्रेंच। फ्लैंडर्स कहाँ पढ़ा था हमने? फ्लैंडर्स
हेल्पिंग फ्रेंच बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसको आपने देखना है। वर्किंग विद वर्ड्स, द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड इन मोर देन वन सेंस: पैनल, स्टूडियो, ब्रश, एसेंस, मटेरियल। ये जो कॉमन वर्ड्स हैं ये एक सेंस से ज़्यादा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे पैनल, एक तो पैनल होता है मतलब किसी चीज़ का पैनल, फिजिकल पैनल, ठीक है, जैसे एलईडी का पैनल, किसी का पैनल। एक पैनल होता है यानी बोर्ड मेंबर्स उनका पैनल। स्टूडियो, एक स्टूडियो होता है जिसमें काम किया जाता है आर्ट का, ठीक है। एक काम होता है स्टूडियो जिसमें फोटोग्राफी होती है। एक ब्रश होता है जिसे हम टूथब्रश जिसको कहते हैं, ब्रश करते हैं। और एक जो है साफ़ करने के लिए कोई और चीज़। और एक ब्रश का मतलब होता है किसी चीज़ से धूल हटाना भी, सफाई करना भी। इसेंस का मतलब होता है एक चीज़ की जो है वो मेन खासियत, ठीक है। मटेरियल होता है कोई चीज़, मैटर। तो मटेरियल का एक मतलब तो फिजिकल होता है और दूसरा मतलब जो मटेरियल यूज्ड है। अच्छा, examine the following sets of sentences to find out what the words panel and essence mean in different contexts. अच्छा, नीचे पढ़ के हमें समझ आ जाएगी। जैसे पैनल के लिए, द मास फ्रॉम बाबा विलेज इन माली लुक लाइक लॉन्ग पैनल्स ऑफ डेकोरेटेड वुड। पैनल्स की तरह लगते हैं, वही फिजिकल पैनल, पैनल ऑफ एलईडी, पैनल ऑफ पैनलिंग जिसको बोलते हैं, लकड़ी की पैनलिंग होगी। जज जे Hobart's grooms told the jury panel he had heard the reports. वही पैनल जो मैंने आपको बताया, यानी बोर्ड यानी लोगों का पैनल। The panel is laying the groundwork for an international treaty. एक पैनल और हो गया जो ग्रुप ही होता है ये भी, ठीक है। उसके बाद चौथा इसका है, ये सारे लगभग पैनल ही पे हैं। छोड़, आगे सेंस देखते हैं सेकंड में। Their repetitive structure must have taught the people around the great composer the essence of music. Part of the answer is in the proposition, but the essence is in the meaning. And main जो निचोड़ है वो meaning के अंदर, ठीक है। Now find 5 sentences each for the rest of the words to show the different sentences in which each of them is used. अब जिस तरीके से ये दो वर्ड्स के जो हैं इन्होंने यूज़ किए हैं 5 सेंटेंसेस, वैसे बाकियों के भी करो। Noticing form. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। The above two examples are ways in which contrast may be expressed. Combine the following sets of ideas to show the contrast between them. European art tries to achieve a perfect illusionistic likeness. Asian art tries to capture the essence of inner life and spirit. ठीक है। इन दोनों को हमने जो है कंट्रास्ट करना है, ठीक है। तो इसमें ये आ गया, यूरोपियन जो है वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस जो है मतलब परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तौर पे इल्यूजनिस्टिक यानी धोखे वाली, यानी जो बेसिकली हो ना और हमें दिखे, ठीक है। तो इन दोनों का फिर उसके बाद आ गया, द एम्पेरर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, ठीक है। द एम्पेरियर में रूल, ये आपने करना, ठीक है। थिंग्स टू डू, फाइंड आउट अबाउट एज मैनी इंडियन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स एज यू कैन। इंडिया में कितने स्कूल ऑफ पेंटिंग है उनके बारे में पता करो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ईच स्कूल, और हर स्कूल की क्या खासियत है उसके बारे में लिखो। फाइंड आउट अबाउट एक्सपेरिमेंट्स इन रिसाइकलिंग दैट हेल्प इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो है वो पता करो जो रिसाइकलिंग में हो रहे हैं, यानी चीज़ों को, मटेरियल को रिसाइकल करने के लिए हो रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। नोट्स, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, फैक्चुअल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, टॉकिंग अबाउट द डिस्कसिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। चलो
ये हमने क्या किया वो सोरिंग इंटरेस्ट इन चाइनीज़ आर्ट at a painting by an 86-old Chinese master has gone under the hammer for a record 30 million yuan, highlighting soaring world interest in Chinese art. यानी Chinese art में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ये पता चलता है एक 86-year-old Chinese master की एक पेंटिंग जो कि 30 मिलियन युआन में बिकी है. The work of Wu Guanzong depicting a cluster of colorful parrots sitting on a tree branches smashed the previous record price for a Chinese ink painting for 23 million yuan for a 12th century masterpiece by the Song dynasty emperor Huizong. वो जोंग की जो पेंटिंग है उसने अब रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ठीक है, जो कि पहले रिकॉर्ड किस पेंटिंग के पास था? सॉन्ग डायनेस्टी के एम्पायर हुइजोंग के पास. वो Guangzong has successfully meddled Chinese and Western artistic tradition. वो Guangzong ने क्या किया है? चाइनीज़ आर्ट को भी और वेस्टर्न आर्ट को भी, इन दोनों के ट्रेडिशन को मिक्स किया है. सैड मा जहफी, ये मा जहफी ने कहा, मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम चाइनाज पॉली आर्ट एंड कल्चर को. ये कंपनी है जिसका नाम चाइनीज़ पॉली आर्ट है, उसके मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने ये बात कही. आई होप यू एंजॉयड द लेसन. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.